हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी के आगे के टॉपिक्स। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात करी कॉस्ट अकाउंटिंग के मीनिंग की, साथ में उसके फीचर्स भी हमने जाने थे। उम्मीद करता हूं वो पार्ट आपने देखा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से, वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो हम इस वीडियो में कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है इस वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आप कहोगे मैंने आपको यहाँ पर तीन चीजें गिनवा दी, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस कॉस्ट अकाउंटिंग की, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ तीन ही पॉइंट दिख रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही इसके एडवांटेजेस और यही इसके इंपॉर्टेंस है, तो आपको लगेगा कि काफी ज्यादा ये तो आसान चीज हो गई। ठीक है, अब टॉपिक आपका आ सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव्स वो पूछ लें, आपसे एडवांटेजेस वो पूछ लें, आपसे इंपॉर्टेंस वो पूछ लें, लेकिन आपको तीनों ही चीजों में तीन पॉइंट ही लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है मकसद, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद क्या है वो भी इन तीन पॉइंट में आपको मिल जाएगा। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें उसका मतलब होता है फायदे, कॉस्ट अकाउंटिंग के फायदे क्या है वो भी इन तीन पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग को इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो भी इन तीन पॉइंट्स में आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर ढूंढ के लिखे हैं जो आप तीनों ही तरीके से लिख सकते हो, चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, चाहे आपसे एडवांटेज पूछा जाए, चाहे आपसे इंपॉर्टेंस पूछी जाए कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है, तो अब किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, वो मैं आपको आगे बताता हुआ चलूंगा। फिलहाल इनको पढ़ते हुए और समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अब इसको आप ऑब्जेक्टिव कहो या फिर एडवांटेज कहो या फिर इंपॉर्टेंस कहो, डिटरमाइनिंग द टोटल पर यूनिट कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम पर यूनिट कॉस्ट, जो भी चीज हम बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसकी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी हो गया, ये एक फायदा भी हो गया, और इसीलिए हम पर यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, ये उसकी इंपॉर्टेंस भी हो गई। राइट, तो तीनों ही पॉइंट, सॉरी कह सकते हैं तीनों ही टॉपिक एक पॉइंट में यहाँ पर कवर हो गए। थोड़ा पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टोटल पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस सो दैट द बिजनेस कैन फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ इट। जब हमें पता चल जाएगा कि हमने एक पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट की यूनिट है वो कितने रुपए में बनाई है, तो बिजनेस के लिए ये चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी कि जो भी प्रोडक्ट उसने बनाया है उसका सेलिंग प्राइस वो फिक्स कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस हो गया डिटरमाइनिंग द टोटल पर यूनिट कॉस्ट। राइट, नंबर टू पॉइंट हमारा शोइंग प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम देख पाते हैं कि क्या हमारे लिए प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज हैं और क्या हमारे लिए नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज का मतलब जिन एक्टिविटीज से हमें प्रॉफिट हो रहा हो, और नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जिनसे हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो चीज भी हम पता लगा पाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स द मैनेजमेंट पुट एन एंड टू नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। अब इससे क्या होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आएगी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प से, वो मैनेजमेंट की हेल्प करेगी कि जो नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज है उनको वो बंद कर दे, क्योंकि उनसे कोई फायदा हो ही नहीं अल्टीमेटली। ठीक है, तो हम इनको क्यों कर रहे हैं? वाइल डेवलपिंग एंड एक्सपेंडिंग द प्रॉफिटेबल वंस। और जो प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज है जिनसे प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, उनको वो आगे ही ऐसे ही बढ़ाता रहेगा। राइट, तो नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज को एंड कर देंगे और प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज को और ज्यादा वो एक्सपेंड कर देंगे। ये भी सब चीजें पॉसिबल होंगी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट है हमारा कंपेयरिंग कॉस्ट ओवर टाइम। अब जो कॉस्ट हमने डिसाइड करी थी, पर यूनिट कॉस्ट जो हमने बनाई थी, ठीक है, एक पिछले साल की हमने पूरी पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाई होगी, हमने इससे पहले वाले पार्ट में जाना कि कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प से हम एक पूरे साल की एक स्टेटमेंट भी बनाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट में था, कितना लॉस में है। ठीक है, या फिर पिछले साल हमने क्या ऐसी गलती करी थी, हमने इस बार कितना इंप्रूव करा, पिछली बार हमारे क्या क्या प्रॉफिट्स रहे, इस बार हमारे क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉसेस, सब चीजें हमें पता चलती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। तो ओवर टाइम हमें उन सारी कॉस्ट को कंपेयर करने का मौका भी मिल जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से ही। The data in the cost sheets prepared for various time periods help in comparing the cost for the same product or a service over a period of time। तो एक पीरियड ऑफ टाइम में हमने पिछले साल या फिर उससे पिछले साल या फिर उससे भी पिछले साल एक जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम आज की तारीख में बेच रहे हैं वो कितने में बेचा था, ठीक है, हमने कितने में बनाया था, कितने में बेचा था, कितना उससे में प्रॉफिट हुआ था, ये सब चीजें हम आज भी उस वाली स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, उस कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये भी हमें एक फायदा मिल जाता है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प। तो यही कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, यही उसके एडवांटेजेस यानी कि फायदे हो गए, और इन्हीं सारे पॉइंट्स से हम कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, तो तीन टॉपिक तीन पॉइंट्स में आपके कवर हो गए। अब ये आपसे पूछा कैसे जाएगा, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको पहले बताया, हमने जाना कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग और उसके कुछ फीचर्स। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग बताओ, उसके फीचर भी बताओ, और उसके ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस में से कोई एक चीज आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तीनों चीज आपसे नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव बताओ, एडवांटेज भी बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, तीनों चीज आपसे नहीं पूछेंगे, कोई एक चीज आपसे पूछेंगे, लेकिन आपको तीनों ही चीजों में, चाहे ऑब्जेक्टिव्स पूछे, चाहे इंपॉर्टेंस पूछे, चाहे एडवांटेज पूछे, आपको बस ये तीन पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन बना
कि उसके एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग बताओ, उसके फीचर्स बताओ और साथ में उसके ऑब्जेक्टिव्स भी बताओ। तो 2 या 3 नंबर में आप डेफिनेशन दे सकते हो, 2 नंबर में आप ऑब्जेक्टिव दे सकते हो, 2 नंबर में आप एडवांटेज या फिर ऑब्जेक्टिव जो भी पूछे गए वो दे सकते हो, राइट। तो 5-6 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम हो सकता है, 7 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल 5 मार्क्स से ज्यादा में इस क्वेश्चन की आप उम्मीद मत रखना, ठीक है। 2 नंबर में आप ऑब्जेक्टिव दे देना, 2 नंबर में आप फीचर दे देना, 1 नंबर में आप डेफिनेशन दे दोगे, तो 5 नंबर का क्वेश्चन ये बन गया। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ जितने भी मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको अपना कंटेंट कॉपी में लिखना होता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स से ज्यादा ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हमने पीछे एडवांटेजेस जान लिए, अब देखते हैं क्या क्या इसके नुकसान होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है या फिर कह सकते हैं नुकसान है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो है ओनली प्रीवियस परफॉर्मेंसेस आर डॉक्यूमेंटेड, यानी कि सिर्फ जो पिछले साल हमारे थे उनकी परफॉर्मेंसेस ही हम डॉक्यूमेंट कर पाते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस थी, क्या उसकी पूरी स्टेटमेंट रही, प्रॉफिट लॉस जितनी भी चीजें रही, सिर्फ उन्हीं को हम डॉक्यूमेंट कर पाते हैं। ये एक नुकसान है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का। कैसे? एवरी ईयर प्राइसेस चेंज बिकॉज लेबर, रॉ मटेरियल्स एंड अदर कमोडिटीज फ्लक्चुएट ड्यू टू वेरियस वेरिएबल्स। क्योंकि क्या होता है हर साल, ठीक है, जैसे जैसे समय बदलता जाता है प्राइस चेंज होता है, ठीक है। प्राइस क्यों चेंज होगा? क्योंकि जो लेबर है वो भी चेंज होगी, वो अपने प्राइस भी चेंज करेगी, रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके भी प्राइस चेंज होंगे, ठीक है। हो सकता है पिछले साल लेबर ने कुछ और पैसे लिए हो, आज उसने कुछ ज्यादा ले लिए हो। रॉ मटेरियल जो था पिछली बार कुछ हमें सस्ता मिल गया हो, इस बार थोड़ा ज्यादा महंगा मिल गया हो। एंड अदर कमोडिटीज फ्लक्चुएट ड्यू टू वेरियस वेरिएबल्स। अदर कमोडिटीज में हमारी मशीनरी भी आ सकती है, हो सकता है पिछले साल हमने मशीनरी में कोई खर्चा ना किया हो, कोई नई मशीनरी हमने ना ली हो, लेकिन इस बार हो सकता है हमने मशीनरी पे ज्यादा खर्चा कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो सब चीजें होंगी, जो प्राइस होगा सब चीजों का वो फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स होंगे उनकी वजह से। As a result, managers must make decisions based on estimates of cost। तो जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो डिसीजंस लेते हैं सिर्फ एक एस्टिमेशन पर, ठीक है, एक अंदाजे वाली कॉस्ट पर वो अपने डिसीजंस बनाते हैं। तो ये एक इसका नुकसान बन जाता है कि जो प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस है सिर्फ उन्हीं को हम डॉक्यूमेंट या फिर कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेड वो होते हैं, राइट। आगे अगला हमारा डिसएडवांटेज कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कि सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी जो सिस्टम होता है जो जिसपे हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, ठीक है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये होता है। कैसे? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करने का ट्रांजेक्शन को वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज people can easily comprehend the process if they have studied the procedures और accounting। ये जो लोग हैं जो भी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को, ये उस काम को सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उन्होंने बहुत अच्छे से सारे प्रोसीजर्स अकाउंटिंग के पढ़े हो, ठीक है, उनको अकाउंटिंग आती हो अच्छे से, सारी चीजें उन्हें पता हो, तभी वो इस चीज को कर सकते हैं। कोई नॉर्मल व्यक्ति एक बिजनेस के अंदर ये काम नहीं कर सकता। मान लो वो किसी दिन छुट्टी पर है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, अचानक से उसने छोड़ दिया, तो काफी ज्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम वहां पर आ सकती है एक छोटे बिजनेस की अगर हम बात करें तो, क्योंकि बड़े बिजनेस में हो सकता है कोई और भी लोग हो और ज्यादा लोग रख रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम छोटे मोटे बिजनेस की बात करें तो अगर एक पर्सन वहां पर गया तो फिर वहां पे उनको प्रॉब्लम आएगी और दूसरा व्यक्ति उसको नहीं संभाल पाएगा। इवन फॉर स्पेशलिस्ट एस्टिमेटिंग द एग्जैक्ट कॉस्ट कैन ओकेजनली बी चैलेंजिंग। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब वर्कलोड काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा सिचुएशन चेंज हो रही होती है और वो पूरा बिजनेस एकदम से उन सब चीजों में अडेप्ट नहीं कर पाता, तो जो स्पेशलिस्ट है उसको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उन सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी में हम यहाँ पर कह सकते हैं एक तो हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत ज्यादा परफेक्ट हो उस चीज में, ठीक है। और अगर वो परफेक्ट भी है तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम, काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो हम एक सेकंड डिसएडवांटेज कह सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो है सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। उसके बाद है हमारा टाइम कंज्यूमिंग। अब इसमें समय भी लगता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कैसे? कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एज इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा रिलेटेड टू कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये टाइम कंज्यूमिंग भी है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है, पहले हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं सारे डाटा को जो कॉस्ट से रिलेटेड होता है। दिस कैन टेक अवे टाइम एंड अटेंशन फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट टास्क। तो इससे क्या होगा, जो दूसरे टास्क चल रहे थे, ठीक है, उनसे अपना हमें ध्यान हटा के पहले इस पर ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे इंपॉर्टेंट टास्क थे उनको हमें थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा कि अभी तुम रुको, हम जरा ये अपना जो जितने भी कलेक्टिंग वाला काम है, एनालाइजिंग का काम है, प्रोसेसिंग का काम है, ये कर लें। एंड मे नॉट बी फिजिबल फॉर बिजनेस विद लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज। और ऐसे बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा जहां पर उनके पास सिर्फ लिमिटेड टाइम और लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। जब उनके पास टाइम लिमिटेड है, उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग पर ही इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उनको एनालाइज भी करना है, प्रोसेस भी करना है, उनको सारी कॉस्ट रिलेटेड डाटा सब प्रोसेस भी करना है, तो उनके लिए वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। एक तो उनको समय बहुत ज्यादा लगेगा, उनको उन वाले टास्क से हटके इधर आना पड़ेगा,
अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, वो उस टास्क के लिए अलग लोगों को रखेंगे, इस काम के लिए वो अलग लोगों को रखेंगे, तो वहां पर उनकी मनी भी ज्यादा जाएगी, ठीक है, जो कि वो हर कोई ऐसा नहीं चाहेगा। अगर कोई पर्सन एक बिजनेस चला रहा है तो वो यही सोचेगा कि मैं कम से कम कॉस्ट अपनी लगाऊं और मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, और अगर हम चाहें कि टाइम हमारा ज्यादा कंज्यूम ना हो तो फिर हमारे उसमें पैसे ज्यादा लग जाएंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने ज्यादा पॉइंट्स इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं करे क्योंकि ज्यादा पूछे भी नहीं जाते, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मीनिंग बताओ, फीचर्स बताओ, ऑब्जेक्टिव्स बताओ, या फिर कह सकते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन हो गया जो हमारा 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। 3 नंबर, 5 नंबर, 7 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा वो आगे नहीं जाते, ठीक है, मोस्टली नहीं जाते। बस 5 नंबर तक वो आपसे ये चीज रखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ज्यादा ज्यादा उसके फायदे, राइट। तो ये थे हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस कॉस्ट अकाउंटिंग के। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।